नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के बदलते राजनीतिक परिवेश, भारत के बदलते पॉलिटिकल इकोसिस्टम और 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद भारत के नए राजनीतिक पर्यावरण पर। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद परिणाम आ गए। फिर परिणामों के बाद दलों के गठबंधन पोस्ट इलेक्शन या पोस्ट रिजल्ट वह भी एक तरह से अपने सामने आ गए और सरकार का गठन भी हो गया। मंत्रिमंडल का जो है एक तरह से निर्धारण हो गया और उसका वितरण भी हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 राज्यों में एनडीए की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि बने और फिर उसके बाद जो चीज उनके मन को गुदगुदा रही थी और जिसका वह चुनाव में भी बार बार जिक्र कर रहे थे कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद उनका जी7 के शिखर सम्मेलन में इटली भी जाने का जो है पहले से कार्यक्रम तय है और ईश्वर ने उनकी इच्छा भी पूरी कर दी। आज वो जी7 में वहां की इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने खास तौर पे उनका स्वागत किया। तमाम शासनाध्यक्षों और राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। तो कुल मिलाकर के आज की तारीख में भारत की राजनीतिक परिस्थिति ने कैसी करवट ली वह सब आपके सामने है। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में जो उनको आमंत्रण मिला था जी7 देश में जाने का, वह सपना तो उनका पूरा हो गया, लेकिन उनका एक बड़ा सपना 400 पार और भारत के राजा महाराजा बल्कि शहंशाह बनने का जो उन्होंने सपना बुना था, कथित भारत राष्ट्र को और मजबूत बनाने के नाम पर, एक तरफा फैसला लेने के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर हैं। नगर निगम से लेकर के लोकसभा के चुनाव तक हर जगह फ्रंट फुट जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। उन तमाम राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी का विगत में ज्यादा अस्तित्व नहीं था, उन राज्यों में भी पार्टी की पूरी चहलकदमी बढ़े और वहां पर एक मजबूत उपस्थिति हो, उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जी तो मेहनत करते हैं। बाकी देश के सारे मंत्रालय, देश के सारे राज्य सरकारें और देश के तमाम विभागों में केवल एक चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनना चाहते हैं और उस स्थिति में वह एक और नया पंख जोड़ना चाहते थे कि 400 पार उनको अगर सीटें मिल जाए तो भारत के राजनीतिक इतिहास में उनका नाम नेहरू, इंदिरा और राजीव के ही श्रेणी में लिखा जाएगा। लेकिन बहरहाल 3 बार प्रधानमंत्री बनने का उन्होंने करिश्मा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बराबर में अपने को जरूर ला दिया। लेकिन आज बड़ा सवाल कि भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान, भारत का सुशासन, भारत की तमाम धर्म, जातियां, प्रांत, भाषा और पूरी हेट्रोजीनियस सोसाइटी भारत के इस मौजूदा लोकतंत्र में, भारत के मौजूदा संवैधानिक संरचना में किस तरीके से एक्सप्रेस हो रही है। संविधान के वो तमाम इदारे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया, सिविल सोसाइटी, एनजीओ और वो तमाम संविधान के वो सारे अंग जैसे कि चुनाव आयोग, सूचना आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ कई सारे रेगुलेटर, क्या वो सचमुच ऑटोनॉमस हैं? क्या वो खुल करके भारत राष्ट्र राज्य के निर्माण और उसके नियमन और संचालन में खुल करके भागीदारी दे रहे हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूपी सूर्य के सामने वो अपने को हतप्रभ महसूस कर रहे हैं, या अपने आप को बिल्कुल वो एक तरह से ओझल महसूस कर रहे हैं? मुझे लगता है कि 2024 में जो ये नई सरकार जो एनडीए की ही बनी है, जिसे मोदी 3 का नाम दिया गया है, वह सरकार वैसी नहीं है जो 2014 में थी या 2019 में थी। पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एनडीए गठबंधन की सरकार कहला रही है और अब ये मोदी राज नहीं एनडीए राज बताया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 प्रमुख साझेदारों यानी कि बिहार के जेडीयू के सरबराह नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी के सर्वेसर्वा चंद्रबाबू नायडू, जो इन 2 लोगों के क्रमशः 12 और 16 संसद सदस्यों के समर्थन से यह सरकार जो गठित हुई है, जिसने करीब 291 या 92 सीट लेकर के अपना बहुमत हासिल किया है। कायदे से उसकी अपनी सीटें 240 या 241 हैं और प्लस इनके अपने साझेदार जिस पर कि बीजेपी का पूरा भरोसा है, वो मिला करके
वह 264 या 65 बनती है, लेकिन एक तरफ चंद्रबाबू नायडू या दूसरी तरफ नीतीश कुमार अगर अकेले अकेले अगर साथ छोड़ते हैं तो उससे बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये दोनों इकट्ठे अगर छोड़ते हैं तो बीजेपी की सरकार के सेहत पर असर पड़ेगा। लेकिन इस चुनाव के बारे में जितनी समीक्षाएं आई, करीब करीब दर्शकों और श्रोताओं आप सबको पता है, लेकिन आने वाले दिनों में भारत का राजनीतिक घटनाक्रम इस बात से निर्धारित होगा कि आसन्न जो 3 विधानसभा चुनाव हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, और फिर उसके बाद अगले साल फरवरी में दिल्ली का चुनाव होना है। लेकिन जो अभी मौजूदा राजनीतिक समीकरण जो लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ा, उससे ये आभास होता है कि महाराष्ट्र में जो नया एक्सपेरिमेंट, जो नया तोड़फोड़ भारतीय जनता पार्टी ने किया कि पहले वो अपने साझेदार शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे को इसलिए मुख्यमंत्री बनाने को राजी नहीं हुई क्योंकि उनके दल के विधायकों की सरस संख्या ज्यादा थी, और इस आधार पर शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने तुरंत आनंद फानंद में एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन कर अपने मुख्यमंत्रित्व में वहां की सरकार बनाई। लेकिन बीजेपी उस शिवसेना को तोड़ने में कामयाब हो गई, और लेकिन अपना मुख्यमंत्री पद फिर से नहीं बनवा पाई। शिवसेना के टूटे धड़े के नेता शिंदे को वह सरकार बनाने को और मुख्यमंत्री बनाने को विवश हुई। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के जो नतायज आए हैं, जो लोकसभा चुनाव एनसीपी के टूट के बाद लड़ा गया, और उसमें यह देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के ये तीनों धड़े को काफी करारी शिकस्त मिली। शरद पवार, कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे तीनों ने एनडीए की चूल्हे हिला दी और वहां पर करीब 60% सीटें जीतने में कामयाब हो गई। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगामी अक्टूबर में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो महाराष्ट्र में अघाड़ी की सरकार बन सकती है और एनडीए हार सकती है। ठीक इसी तरीके से हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को जरूर हटा दिया गया, नई सैनी की सरकार बनी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति 50-50 पर आ गई, और वहां भी इस बात की उम्मीद है कि रिसर्जेंट कांग्रेस वहां पर हुड्डा के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस को विजय दिला सकती है, और वहां पर कांग्रेस की सरकार 10 साल की बीजेपी की सरकार को हटाकर बन सकती है। इसी तरीके से झारखंड में हालांकि बीजेपी को सीटें ज्यादा मिली, लेकिन कहीं न कहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के सहानुभूति में वहां पर एनडीए के बरक्स भी कई सीटें मिली, करीब 4 या 5 सीटें जो मिली इंडिया गठबंधन को मिली। लेकिन चूंकि अभी एनडीए में आदिवासियों के प्रति काफी ज्यादा समर्थन है, आदिवासी खोल करके एनडीए को अपना वरद हस्त प्रदान कर रहे हैं, चूंकि राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को जिस तरीके से आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णु साई को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उसके बाद उड़ीसा के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के होने की वजह से उड़ीसा में पहली बार बीजेपी के कमल का एक तरह से फूल खिला और वहां इनका मुख्यमंत्री मांझी बने। तो एक तरह से आदिवासी राज्यों में बीजेपी की पूरी एक तरह से तूती बोल रही है। तो झारखंड का मामला 50-50 कहा जा सकता है। हो सकता है कि बीजेपी वह पुनः सरकार बना ले, या फिर हेमंत सोरेन फिर जम करके जो है बीजेपी का प्रतिकार करें। और आगामी दिल्ली में जो कि अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े न्यूज मेकर बने इस लोकसभा चुनाव में, लीकर स्कैम के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के जरिए उनकी गिरफ्तारी करवाई। उससे पहले उनके 3 मंत्री जेल के शिक्षों में जा चुके हैं, कैलाश जैन, मनीष सिसोदिया और एक मंत्री और मुख्यमंत्री खुद जेल के शिक्षों में चले गए। तो ऐसे स्थिति में जहां पर कि दिल्ली पर आप पार्टी का पूरा कब्जा है, पानी, बिजली और बस की वजह से यहाँ के मतदाताओं पर पूरा असर है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसकी बानगी देखने को नहीं मिली। कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद भी 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती। तो ऐसे में अगला विधानसभा चुनाव आप पार्टी अपने फ्रीबीज के बल पर पुनः बीजेपी को हराती है, या भारतीय जनता पार्टी जो नए तरीके के पॉलिटिकल एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रही है कि मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री तक सारे लोगों को जेल के शिक्षों में डाल दिया गया। दिल्ली में थोड़ी अफरा तफरी की स्थिति है। ऐसे में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी क्या विधानसभा दोबारा चुनाव जीत पाएगी, और इन चारों राज्यों के चुनावों के परिणाम पर भारतीय जनता पार्टी का भविष्य निर्भर करेगा कि वह केंद्र में सरकार फिर से 5 साल पूरा करती है, या नायडू या नीतीश कुमार अपने अपने एजेंडों को लेकर नरेंद्र मोदी के प्रति अपना विरोध जताते हैं, अपना डिसेंट जताते हैं। और इसके अलावा कई सारे राष्ट्रीय मुद्दे जैसे कि अग्निवीर की योजना,
जैसे कि बेरोजगारी को लेकर के की जाने वाली पहल, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एनडीए के साझेदार दलों में उसको लेकर के सहमति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व, खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो पूरे ठसक के साथ अपने गवर्नेंस के एजेंडे और अपने पार्टी के कोर आइडियोलॉजी को एक तरह से लागू करते हैं, आज उसके लिए अनुकूल परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति नहीं है। संसद में भी अब विपक्ष की संख्या पहले से ज्यादा बलवती हो चुकी है और कहीं ना कहीं संसद में होने वाले पॉलिटिकल बिजनेस को भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से पूरे तौर पर उसे विरोध का स्वर सुनना पड़ेगा और प्रतिपक्ष इस बार पूरे दमदार स्थिति में है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा नेतृत्व है उसकी पूरी एक तरह से धैर्य की परीक्षा होगी, उसकी पूरी लोकतांत्रिकता की परीक्षा होगी। जो एक तरफ वह राजा से महाराजा और महाराजा से शहंशाह बनने का सपना देख रहे थे और देश को आगे बढ़ाने का एक छत्र और एक पक्षीय वह पूरा ठेका ले रहे थे, आज उन्हें देश के तमाम संस्थाओं की तरफ से पूरी चुनौती मिली है कि देश की हर पॉलिटिकल पार्टी, देश का हर इंटेलेक्चुअल, देश की हर संस्था, देश के वो तमाम संविधान के स्टेक होल्डर सब देश के प्रति योगदान करना चाहते हैं, लेकिन उस योगदान की कोई एक मोडस ऑपरेंडी है। वह मोडस ऑपरेंडी है कि एक सर्वानुमति हो, बेस्ट डिसीजन हो, बेस्ट अपॉइंटमेंट हो, बेस्ट तरीके का सिलेक्शन हो, बेस्ट तरीके की पॉलिसी बनाई जाए, कोई उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हो, कोई उसमें दलीय हित नहीं हो, कोई लार्जर देन द लाइफ एंड ग्रेटर देन द नेशन की इमेज बनाने की एक आदमी की कोई चाल न हो, बल्कि यह देश 140 करोड़ लोगों का है। देश को आगे बढ़ाया जाए, देश को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इसके लिए केवल एक आदमी को क्रेडिट दिया जाए तो वह भी उचित नहीं है। इस देश में सबकी भागीदारी हो और यह देश निरंतर और ज्यादा सुधारों की तरफ जाए, निरंतर और बेहतरी की तरफ जाए और अपने कमियों से सीखे और जहां भी लूपहोल्स है, जहां भी असंतुलन है, जहां भी इनकरेक्टनेस है, उस सबको करेक्ट किया जाए, बैलेंस किया जाए और देश में एक बेस्ट पॉलिसी रिजीम, गवर्नेंस रिजीम और पॉलिटिकल रिजीम लाया जाए। इसके आधार पर ये जनादेश आया है, उसी आधार पर ये मैंडेट आया है कि किसी के प्रति पूरा समर्थन नहीं है, सबको कहीं ना कहीं मैसेज है, कहीं ना कहीं उनको संदेश है, कहीं ना कहीं सबक है। और कुल मिलाकर के जो एक फॉल्स नैरेटिव देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नेशनलिज्म और एथनिसिटी, इन तीनों को लेकर के तमाम दल जनता को जो गुमराह करती हैं, ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं जो किसी भी नेशन के लिए, किसी भी राष्ट्र राज्य के लिए एक बार तय होती हैं, एक बार निर्धारित होती हैं। यह कोई आपस में खेलने का खेल नहीं है, यह एक बार राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ जाती हैं जो अपरिवर्तित रहती हैं। और उसे लेकर पार्टियों में जो आपस में एडवेंचरिज्म चल रहा है कि कोई कहता है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, कोई कहता है कि शरिया से चल रहा है, कोई कहता है कि राष्ट्रवाद का यहाँ पर विरोध हो रहा है, तो कुछ लोग गैर राष्ट्रवादी हैं, तो कुछ लोग राष्ट्रवाद के बड़े कथित रूप से बड़े पुजारी हैं, तो कुछ कहता है कि एथनिसिटी में यहाँ खास तौर पे किसी का हक है। ये बात ठीक है कि देश का सांप्रदायिक विभाजन देश की एक बहुत बड़ी विफलता थी, लेकिन अगर इस बात को हटा दिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, नेशनलिटी और एथनिसिटी को लेकर समूचे देश को एक बराबर, एक समय के लिए और हमेशा के लिए एजेंडा सेट करना चाहिए। पार्टियों में कंपटीशन केवल गुड गवर्नेंस को लेकर के होना चाहिए कि कौन सरकार के खजाने की ज्यादा से ज्यादा बचत कर अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करता है और एक एक पाई का ज्यादा से ज्यादा बेहतर रिटर्न दिलवाता है और ज्यादा वेलफेयर प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी यह बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब खैर।